इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी। तो ईसीजी आपको पता है कि हमारे हार्ट में सिग्नल जनरेट होने के कारण पैदा होती है और इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है। तो अगर हम उस मशीन का फंक्शनल डायग्राम देखें, यानी उसमें मेन क्या कंपोनेंट आते हैं उनको देखें, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रोड हमारी बॉडी से जुड़े होते हैं और सबसे पहले वो प्रोटेक्शन सर्किट की तरफ जाते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन सर्किट यहाँ पे है, तो ये आपको यानी आपकी बॉडी को जो मशीन की तरफ से हाई वोल्टेज आएगी उससे, या आपकी बॉडी में जो स्टैटिक वोल्टेज कई बार क्रिएट हो जाती है फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण, उससे उस मशीन को बचाता है। ये जो इलेक्ट्रोड हैं जो भी आपकी बॉडी से वोल्टेज को नोट करेंगे जो कि मिली वोल्ट में होगी, तो सबसे पहले उसको एम्पलीफाई किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर द्वारा, और इसको एम्पलीफाई करने के बाद जो है एक बैंड पास फिल्टर यूज़ करके उसको फिल्टर करते हैं, जिससे कि वो कंपोनेंट जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि ईसीजी का पार्ट नहीं है, जो ईसीजी सिग्नल का पार्ट नहीं है, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद एक 60 हर्ट्ज़ का नोच फिल्टर यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर आप भारत में हैं तो यहाँ पे आप 50 हर्ट्ज़ का नोच फिल्टर यूज़ करें, क्योंकि जो एसी है भारत में वो 50 हर्ट्ज़ की आपके घरों में या हॉस्पिटल्स में आती है, लेकिन ये अमेरिका के लिए 60 हर्ट्ज़ लिखा है। तो भारत में आपको 50 हर्ट्ज़ का एक नोच फिल्टर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एसी के कारण जो डिस्टर्बेंस आपके पास सिग्नल में आ जाती है वो 50 हर्ट्ज़ की होगी। तो उसको हम यहाँ पे एक नोच फिल्टर यूज़ करके उसको रिजेक्ट करेंगे, यानी उसको रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद ये जो आउटपुट है आइसोलेशन एम्पलीफायर को दी जाती है। तो आइसोलेशन एम्पलीफायर बेसिकली जो है इनपुट के ऊपर आउटपुट का लोडिंग जो इफेक्ट है वो कम करता है, तो जिसके कारण जो आउटपुट है वो एक तरह से रिप्लिका होती है जो आपने एग्जैक्ट इनपुट अप्लाई की है। तो आइसोलेशन एम्पलीफायर आपके जो लोडिंग इफेक्ट एक तरह से उसने कम किया है सोर्स के ऊपर। उसके बाद इसको एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को दिया जाता है, जिसको डिजिटाइज करने के बाद इस सिग्नल को आप किसी कंप्यूटर को या माइक्रो कंट्रोलर वगैरह को दे सकते हैं, जहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग जो है जैसे रिकॉर्डिंग की या इसको प्रिंट करने की जा सकती है। तो अगर आप आगे देखें कि आखिरकार ईसीजी कैसे पैदा होती है, तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर डायग्राम में एक एसए नोड दिखाई गई है, जो कि एट्रियम जो आपके पास यहाँ पे है उसके लगभग टॉप के ऊपर ये नोड होती है, और ये एक सेल का गुच्छा होती है, कलेक्शन होती है, ग्रुप होती है, कि जो कि सेल्स ऑटोमेटिकली जो है अपने आप एक्साइट होती हैं और अपने आप डी एक्साइट होती हैं। तो यानी यहाँ पे एक इम्पल्स पैदा करती हैं ये सेल्स, और ये जो इम्पल्स है ये आगे की ओर बढ़ता है। जब ये आगे की ओर बढ़ते हुए ये एवी नोड तक पहुँचता है, तो उस टाइम जो है यहाँ पे ये पी वेव जो है आपको नज़र आती है। और उसके बाद जब ये इम्पल्स जो है इस एवी नोड को क्रॉस कर रहा होता है, एवी नोड क्योंकि बहुत छोटी है, उसकी कंडक्शन बहुत कम होती है और बहुत स्लो स्पीड से उसमें जो है सिग्नल आगे की ओर बढ़ता है, और बहुत छोटा होने के कारण वोल्टेज बहुत कम पैदा होती है। बहुत कम पैदा होने के कारण हमें लगभग नज़र नहीं आती ईसीजी में, इसलिए आपको ये यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट पोर्शन नज़र आता है। उसके बाद ये एवी नोड के बाद में ये जो वोल्टेज है ये आगे इस सेक्शन में, यानी कि जो आपके पास बाउंड्री वाल है, यानी कि एक तरह से परकिंसन फाइबर है, उसमें से गुजरती है। और उसके बाद जो है ये वाली वोल्टेज जब यहाँ तक पहुँच जाती है इस पॉइंट तक, तो उस टाइम क्यूआरएस कम्प्लेक्स पैदा होता है, यानी ये वाली शेप पैदा होती है। उसके बाद में जब जो है ये वोल्टेज सारे सरफेस पे फैल जाती है, यानी कि जो आपके पास सारा सरफेस मीन्स के जो आपके पास जो है वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल के पूरे सरफेस पे ये वोल्टेज फैल जाती है। तो उस टाइम जो है आपके पास में
ये जो साइलेंट सेक्शन है ये पैदा होता है, क्योंकि दोनों तरफ फैलने के कारण क्या होता है कि वेक्टर जो बनते हैं, यानी वेक्टर समेशन करोगे आप दोनों तरफ का, वो जीरो आता है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज नज़र नहीं आती। और उसके बाद इसकी जो है आपके पास रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले नीचे वाले सेक्शन में रीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, तो जिसके कारण आपको ये टी वेव फॉर्म नज़र आती है। और उसके बाद रीपोलराइजेशन जो है पूरे जो वेंट्रिकल्स है उसके ऊपर फैल जाती है, यानी पूरे का पूरा जो वेंट्रिकल्स का एरिया है तो उसमें पूरे का पूरा जो रीजन है रीपोलराइज हो जाता है, यानी वो जैसे बिगनिंग में था वो वैसा ही बन जाता है मतलब कि। तो इस कारण से जो है आपके पास आपको ये जो यहाँ पे साइलेंट पोर्शन है, क्योंकि इस केस में वही होगा कि वेक्टर समेशन करोगे आप इन सभी जो चार्जेस यहाँ पे या डायपोल्स जो बन जाएंगे तो आपको वेक्टर समेशन उसका जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको वेव फॉर्म का ये वाला सेक्शन नज़र आएगा। जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी ईसीजी जो मशीन है उसकी जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो नंबर एक तो फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन की है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मशीन हो वो हमेशा सभी फ्रिक्वेंसीज को इक्वली एम्पलीफाई नहीं करती। तो इसके कारण जो है कोई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है और कोई फ्रिक्वेंसी कम एम्पलीफाई होती है, तो जिसके कारण जो आउटपुट है वो हमेशा इनपुट का रिप्लिका नहीं बनती, यानी आउटपुट जो है डिस्टॉर्शन पैदा कर देती है। तो जिसके कारण आपको आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आती है, जो एग्जैक्ट इनपुट होनी चाहिए थी वैसी वो नहीं दिखेगी। दूसरा है सैचुरेशन और कट ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी क्योंकि आपके पास QoRS कम्प्लेक्स काफ़ी जो है बड़ा होता है, यानी उसकी जो पीक है वो काफ़ी ऊंची होती है, यानी उसमें वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा जनरेट होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो वाला सिग्नल जो है एम्पलीफायर के पास जाए तो एम्पलीफायर जो है आपके पास सैचुरेशन में चला जाए, और जो आपके पास कुछ रीजन्स जहाँ पे वोल्टेज कम जनरेट होती है जैसे P या T वेव फॉर्म्स, तो उस टाइम जो है आपके हो सकता है जो एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं वो कट ऑफ रीजन में चले जाएं, तो जिसके कारण जो पीक है या नीचे वाले पोर्शंस हैं वो थोड़े आपको कटे हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये यानी वेव फॉर्म जो है आपको आउटपुट में एक तरह से इसके कारण भी डिफरेंट नज़र आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सैचुरेशन या कट ऑफ डिस्टॉर्शन बोलते हैं। उसके बाद जो है जो आपके पास सर्किट बना है तो उसमें जब ग्राउंड जो है सिग्नल वायर के काफ़ी पास होता है या सिग्नल पाथ के काफ़ी पास होता है, तो उन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस, पैरासाइटिक कैपेसिटेंस बन जाती है, जिसके कारण सिग्नल जो है वहीं से अर्थ की ओर चलना स्टार्ट कर देता है, यानी कुछ पोर्शन जो है उसका लीक हो जाता है जिससे हमें आउटपुट कम मिलती है। तो इनको ग्राउंड लूप्स बोलते हैं। इन पाथ्स को ये जो बन जाते हैं इनको ग्राउंड लूप्स बोलते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने लीड्स जो हैं पेशेंट को लगाई हैं तो उनमें से कोई लीड, एक लीड या ज़्यादा लीड्स अपनी जगह से हिल सकती हैं, यानी पूरी तरह से बॉडी के साथ वो कॉन्टैक्ट ना बनाएं, ऐसा पॉसिबल होता है। तो हम इनको कहते हैं ओपन लीड वायर्स। तो यानी कि कॉन्टैक्ट ठीक नहीं बनेगा तो आपको सिग्नल भी ठीक रिकॉर्ड नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पास आर्टिफैक्ट्स है फ्रॉम लार्ज इलेक्ट्रिक ट्रांजिएंट्स वो भी आपके सिग्नल को डिस्टर्ब करें, यानी जैसे आपने कोई मोटर ऑन की है या ये आपके पास जो है कोई फैन ऑन किया है, तो उसके कारण जो आपके पास इम्पल्स पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांजिएंट पैदा होते हैं, तो वो भी आपकी जो ECG का सिग्नल है उसको डिस्टर्ब करते हैं। या फिर जो है आपके पास इंटरफ्रेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, यानी इन दोनों बातों में सिर्फ ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे फ़ैन या आपके पास मोटर्स वगैरह के कारण जो इंटरफ्रेंस आती है उसको अलग कर दिया गया है, यानी उसको कहा इंटरफ्रेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। और आर्टिफैक्ट फ्रॉम लार्ज इलेक्ट्रिक ट्रांजिएंट, तो इसका मतलब ये है कि कई बार जो है आपके पास जो लाइन है, यानी कि लाइन का मतलब ये है कि जो इनपुट AC सप्लाई है उसके ऊपर जो है काफ़ी लार्ज वोल्टेज कई बार आ जाती है, जैसे थंडरिंग के कारण या इस तरह के कोई भी जैसे डबल फेस हो जाए आपके पास में, यानी तो उस टाइम भी आपको हाई वोल्टेज नज़र आ सकती है। तो उस तरह की जो स्पाइक्स नज़र आती हैं तो उसको हम कहेंगे आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम लार्ज इलेक्ट्रिक ट्रांजिएंट्स। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मशीन्स में हो सकती हैं, जिनको दूर करने के लिए आप कोई ना कोई जो है करेक्शन करते हैं।